नमस्कार दोस्तों, बीकॉम सेमेस्टर 3 का 2 मॉडल पेपर हम लोग लेकर आए हैं एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और कल सेमेस्टर 3 का फर्स्ट एग्जामिनेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही विनोबा यूनिवर्सिटी में। और हम लोग 2 मॉडल पेपर लेकर आए और बच्चों का और डिमांड है कि एक और चाहिए, तो एक और हम लोग मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, मॉडल पेपर 3। और ध्यान आप दीजिएगा, जितने क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, जितने हम इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन डाले हैं, वो सारे क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये तय मानिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, एकदम इसकी गारंटी है कि इसके अंदर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी तैयारी इसी से होनी चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब सोचिए कि हम लोग मॉडल पेपर आज जो हम लोग बहुत फास्ट ट्रैक में बनाए हैं, तो आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है ना, वो हम आपके मॉडल पेपर में नहीं डाल पाए हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग डालें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो इस बात का हमने बहुत ख्याल रखा है। और एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन डाले गए मॉडल पेपर में सब नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए ये देखिए, सेमेस्टर 3 का मॉडल सेट हम लोग 3 देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। टाइमिंग ये सब तो सब लोगों को पता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, अभी तक नहीं पूछा गया है किसी साल में, वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, और मानव संसाधन प्रबंध की विशेषता और प्रकृति एवं प्रक्रिया को लिखे। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मैन पावर। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स मैन पावर, देखिए लिखा भी है, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स मैन पावर, वर्कर, एम्प्लॉय, जो भी बोलिए आप। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है इट मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर। अगर मैन पावर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। क्या डिसीजन ले सकते हैं कि वर्कर आएंगे कहाँ से, उनको यूज़ कहाँ करेंगे, यूटिलाइज़ कहाँ करेंगे, कैसे उनको ट्रेनिंग देना है, कैसे उनको डेवलप करना है, ये सारे प्रोसेस हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स। अब बोलता है क्या फीचर्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो बोलता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह एक सतत प्रक्रिया, लगातार चलता रहता है। थर्ड क्या है, बोलता है बेसिक टू ऑल फंक्शन एरिया, जितने एरिया फंक्शनल एरिया है सबका बेसिक तो ह्यूमन रिसोर्स ही है ना। आदमी नहीं रहेगा तो बाकी कैसे काम करेंगे, ना स्टाफिंग। बताइए, अगर आपके पास वर्कर नहीं है तो ना प्लानिंग काम करेगा, ना ऑर्गेनाइजिंग काम करेगा, ना स्टाफिंग काम करेगा, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग, कोई काम नहीं करेगा। बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन, ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ह्यूमन रिलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, यानी मानव संबंध के ऊपर बेस्ड होता है। उसके नीचे है कंसर्न विथ पीपल, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ही मैन पावर है, ये इसमें लोगों की चिंता होती है, लोगों से संबंधित होता है। अब लिखा है कि इसका प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर करना है तो सबसे पहले बोलता है एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, पहले मैन पावर लाइए, एक्वायर कीजिए। मैन पावर अगर आपके पास आ गया, एम्प्लॉई आपके पास आ गए, तो दूसरा काम करना है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो वर्कर आपके पास आ गए, अब लाने के लिए हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। पहले हमको उनको स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग के अंदर बोलता है कि सबसे पहले सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो, बहुत सारा चीज़ है, वो सारा काम हम लोग कर लेंगे। फिर उसका डेवलपमेंट करेंगे कि हमारे पास तो वर्कर आ गया, भाई उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तीसरा, उसको मोटिवेट करेंगे ताकि वो और से और काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। और मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उसको अपने यहाँ कंटिन्यू बनाए रखेंगे ताकि किसी तरह की कोई परेशानी बनी नहीं रहे और वो वर्कर हमारे यहाँ ही काम करे। इसके लिए हमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स को। उसके लिए समय समय पर लालच देते रहिए, उनको अलग अलग सुविधाएं प्रदान कीजिए ताकि वर्कर आपकी इंडस्ट्री को छोड़ के ना जाए। उसके आगे है भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत में एचआरएम के धीमी प्रगति के कारण भारत में आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है, उसके क्या कारण है। या पूछ देगा कि भारत में एचआरएम का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में लिखिए। तो देखिए, धीमी प्रगति के कारण क्या है, स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एचआरएम इन इंडिया, भारत में क्यों स्लो कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है कि लेट अराइवल ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, हमारे यहाँ फैक्ट्री सिस्टम बहुत लेट आया। फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना है, लेकिन सिस्टम बहुत लेट आया। दुनिया के बहुत सारे देश है जो फैक्ट्री सिस्टम पहले लाया, हम लोग बाद में लेके आए, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको एडजस्ट करने में और उसको अपडेट करने में। दूसरा, लो स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्री वर्कर काम करे उनका स्टेटस खराब है। स्टेटस दैट मीन्स रियल स्टेटस नहीं, नॉलेज, उनका नॉलेज कम है, जानकारी की कमी है, माइंडसेट वैसा नहीं है, इसके कारण इसको लागू करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। वर्कर विरोध करने लगते हैं जहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लागू होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सोशल ड्यूटी भी होती है, उसके कारण भी दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस की सोशल ड्यूटी होती है कि वर्कर को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं, वर्कर के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारा है हमारे यहाँ, ज़्यादातर ट्रेड यूनियन है, वो लोग विरोध कर देता है कि भैया हमारे वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी समस्याएँ हैं। चेंज इन गवर्नमेंट एटीट्यूड, सरकार का एटीट्यूड बदलता रहता है।
कभी सरकार ठीक होती है, पता चला कि कोई व्यक्ति ठीक काम किया, उसकी सरकार गिर गई, मतलब अगले चुनाव में हार गए वो, और दूसरी सरकार आई, बोली ऐसा नहीं चलने देंगे। तो हमारे देश में ये भी एक बहुत ख़राब स्थिति है कि सरकार इतनी तेज़ी से परिवर्तित हो जाती है कि मान लो 5 साल के लिए सरकार बनती है। अब हम आज सरकार बनी तो आज आपके रूल्स को अप्लाई कर दिया, आप नियम बनाए, बढ़िया नियम बनाए, इंडस्ट्री अप्लाई कर दी। अब अगली बार सरकार वो हार गई है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरी सरकार उस नियम को तोड़ देती, बोलते नहीं इंडस्ट्री को नहीं लगाना। तो लागू करने में थोड़ी दिक्कत है भारत जैसे देश के लिए। बोले भारत जैसे देश में HRM का फ्यूचर क्या है, कैसा फ्यूचर रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, भारत जैसे देश में HRM का फ्यूचर बेटर है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत ज़बरदस्त हैं। पहला बोलता है कि ट्रेंड इन ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हम लोगों को ये ठीक करना पड़ेगा कि संयुक्त निर्णय लेने का प्रचलन आपको लाना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो समझिए कि भारत में फ्यूचर HRM का बहुत ही बेहतर है। बोलता है ग्रेटर ऑप्शन इन HRM में ज़्यादा ऑप्शन बनाइए, लोगों को घुसने दीजिए ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। उन लोगों को ज़्यादा ऑप्शन दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को चेंज करना चाहेगा पुराने मैनेजमेंट से HRM के अंदर। तो जो पुराने मैनेजमेंट से HRM के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिक आपके चैलेंजेस, आपके पास चांस बनेगा ग्रो करने का। आगे बोलता है चेंज इन द प्रोफाइल ऑफ वर्कर के प्रोफाइल को चेंज कीजिए। यानी आप देख रहे होंगे कि जो अभी प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं, छोटा भी नीचे लेवल पर काम करता है लेकिन मैनेजर उसको लिख देता है, पर्सनल मैनेजर है। अब देखिएगा शोरूम वगैरह में काम करता है एकदम नीचे, लेकिन नाम ऐसा लिखेगा ना तो लगेगा कि बड़ा पद पर होगा। बोलता प्रोफाइल चेंज करो उसका। एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सेल्स हेड बोल देता है, और हम लोग उसको सुपरवाइज़र बोल देते हैं, हम लोग उसको स्टाफ बोल देते हैं, नौकर बोल देते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बोलता है सबको देखिएगा एक ऐसा पद लिख देगा ना कि लगता है गर्व से भर जाता है कि नहीं बड़ा पद पर होगा। तो बोलता है उसका स्टेटस बदल दीजिए, प्रोफाइल बदल दीजिए। चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है उसका एटीट्यूड बदलिए, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसका बिहेवियर सब कुछ बदल दीजिए। अगर वो अपना एटीट्यूड चेंज कर देगा तो नीचे वाले ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो नीचे वाले को चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके नीचे क्या लिखा है? इंक्रीजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना रोल बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को फोर्सफुली अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा दबाव बना के, प्रेशर बना के भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई करवाना होगा सारी इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा तो फिर आप इंडस्ट्री को ग्रोथ तेज़ी से नहीं कर सकते। आगे लिखा है बेटर मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आप अपने परफॉर्मेंस को चेक और अच्छा करना चाहते हैं, मान लीजिए हम किसी वर्कर के परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है परफॉर्मेंस को मेजर करने का, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके जरिए हम एक अपने वर्कर के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या ख़राब है। और लास्ट है मोर इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए मोटिवेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ज़्यादा महत्व देना है। आगे बोलता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स। आपको ट्रेनिंग का मीनिंग बताना है और उसका इम्पोर्टेंस और फीचर्स बताना है। ट्रेनिंग क्या होता है हमको नहीं लगता किसी बच्चे को बताने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग क्या करता है? किसी वर्कर में के स्किल को, नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। ट्रेनिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके ज़रिए किसी वर्कर के नॉलेज स्किल में क्या होता है? इन्हांसमेंट होता है। इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ वर्कर। ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू इंक्रीज द नॉलेज एंड एबिलिटी एंड स्किल ऑफ वर्कर। प्रशिक्षण एक ऐसी विधि है जिसके अंदर एक व्यक्ति, एक कर्मचारी में कार्य करने की क्षमता, योग्यता, स्किल में वृद्धि की जाती है, में को बढ़ाया जाता है। आगे लिखा है, देखिए इसी का डेफिनेशन यहाँ पे प्रशिक्षण का परिभाषा है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान तथा कौशल में वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। यानी प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए ज्ञान या चातुर्य मतलब स्किल को बढ़ाते हैं और सीखते हैं। ऐसे मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण बोलते हैं। तो प्रशिक्षण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। प्रशिक्षण का विशेषता क्या है? तो बोलता है प्रशिक्षण एक निरंतर, पूर्ण व्यवस्थित एवं नियोजित प्रक्रिया है। ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस दैट मीन्स रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। दूसरा क्या लिखा है? वेल ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है कि किस बात से रिलेटेड ट्रेनिंग देना। एंड प्लान्ड प्रोसेस है, एकदम सब कुछ प्लान्ड वे में चलता है, प्लानिंग के साथ। दूसरा बोलता है नए तथा पुराने दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आवश्यक होता है। ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉई। तीसरा बोलता है कि इंक्रीज इन नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ट्रेनिंग के कारण क्या होता है? वर्कर का नॉलेज भी बढ़ता है, स्किल भी बढ़ती है और इफिशिएंसी भी बढ़ती है। ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। ट्रेनिंग एजुकेशन से अलग है। उसके नीचे प्रशिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकता है। ट्रेनिंग में भी
फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ट्रेनिंग आपका फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। प्रशिक्षण संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक है। ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉई। ट्रेनिंग का फ़ायदा सिर्फ एम्प्लॉई को मिलता है ऐसा नहीं, ट्रेनिंग का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है और एम्प्लॉई को भी मिलता है। एम्प्लॉई को अपना फ्यूचर में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, अपने फ्यूचर को इन्हांस करने का मौका मिलता है, अपने करियर को डेवलप करने का मौका मिलता है और अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। और कंपनी को फ़ायदा होता है कि उसको एक ट्रेंड वर्कर मिलने से उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसका कॉस्ट कम पड़ जाता है। ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। प्रशिक्षण सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक है। बोलता है ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द मैनेजरियल लेवल्स। जितने मैनेजर लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे मैनेजरियल लेवल पर ट्रेनिंग नेसेसरी होता है। अब लिखा है ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या होगा, तो अगर हम अपने वर्कर को ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एज वेल एज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ जाएगी। प्रशिक्षण देने से उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट है मनोबल में वृद्धि, इंक्रीज इन मोरल ऑफ एम्प्लॉई। अगर ट्रेनिंग देंगे तो मेरा जो एम्प्लॉई है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तीसरा है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर आप ट्रेनिंग देते हैं अपने वर्कर को तो वर्कर क्या करता है, बेस्ट क्वालिटी का काम करेगा, ज़बरदस्त काम करेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिला तो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली बना के जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग देते हैं, बोलता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने पास आपके पास रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्स होते हैं, मशीन होता है, मटेरियल होता है, मनी होता है, वर्कर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उसका सही इस्तेमाल होगा अगर सब ट्रेंड रहा तो। और अगर ट्रेंड नहीं तो सारे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। उसके नीचे इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्थिरता और लोच में वृद्धि। यानी अगर आप अपने वर्कर को ट्रेंड कर देते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंक्रीज करेगी। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन का कॉस्ट क्या होगा, कम पड़ जाएगा। सुपरविजन क्योंकि नहीं करना पड़ेगा, अगर ट्रेंड वर्कर है तो अपने आप काम कर लेगा, उसको आपको सुपरविजन करने की जरूरत नहीं। बोलता है रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स, बहुत कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट का संख्या बहुत कम हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे अगर आप अपने वर्कर को ट्रेनिंग दे देते हो। और रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि लेबर अगर ट्रेंड है तो हम उसको हटाएंगे नहीं, और जब हटाएंगे नहीं तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड वर्कर को अच्छा हम लोग सैलरी भी देंगे, अच्छा रेम्यूनरेशन भी देंगे। उसके नीचे है पर्सनालिटी ग्रोथ। जब किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना तो उसका पर्सनालिटी ऑटोमेटिक ग्रो कर जाता है, ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाता है। और ये सबके डिटेल के बारे में लिखा हुआ, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ भी आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में है जिसको आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं और भारत में सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं बताइए। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप वर्कर से काम कराते हैं तो सिर्फ काम कराने और सैलरी देने से मतलब नहीं रखिए, उसकी सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, ताकि वो अगर बीमार पड़ जाए काम करते समय या एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे आप कैसे सुरक्षा दे रहे हैं, किस तरह से आप उसको सुरक्षा दे रहे हैं। तो बोलता है कि अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो उसको सुरक्षा कैसे देते हैं, वो सामाजिक सुरक्षा के अंदर आता है। और सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है आज के समय में। कोई भी वर्कर अगर आप यहाँ काम करता है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे बीमारी हो, चाहे अयोग्यता हो जाए। मान लीजिए डिजेबल हो जाता है, कोई यंग काम करना बंद कर देता है तो उसका कैसे घर चलेगा, वो तो आपके यहाँ काम करता था। तो ऐसे में सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है हर वर्कर के लिए। अब देखिए सामाजिक सुरक्षा के लाभ क्या मिलेंगे, चिकित्सीय देखभाल कर सकते हैं आप, वही मेडिकल केयर दे दीजिए उसको कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम अपना इलाज करा सकते हो। दूसरा क्या बोलता है, बीमारी में नगद सहायता दे दीजिए कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम 10,000 रुपये आपको दे देंगे, 15,000 दे देंगे, पैसा दे देंगे। वृद्धावस्था पेंशन दे दीजिए। ये सब सोशल सिक्योरिटी, समाज में मेरा एम्प्लॉई मजबूत बने, समाज में मेरा एम्प्लॉई लड़े और स्ट्रॉन्ग बन के आए, समाज में मेरे एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। वृद्धा पेंशन हो गया, पेंशन सेवानिवृत्ति लाभ हो गया। बोलता है इनवैलिडिटी पेंशन, अशक्त पेंशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं रहा किसी कारण से, बूढ़ा नहीं है 35 साल का आदमी, लेकिन अशक्त हो गया, चाहे पैरालिसिस कर दिया, चाहे कोई अंग कट गया, काम करने में सक्षम नहीं था, आप उसको पेंशन दीजिएगा ना, दीजिए उसके रिटायरमेंट तक पेंशन। मातृत्व लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट दीजिए, अगर महिलाओं को ये मिलता है। दुर्घटना लाभ दीजिए, एक्सीडेंटल बेनिफिट। और नीचे है उत्तरजीवी को लाभ, सर्वाइवल बेनिफिट दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है तो उसके बाद जो जीने वाले लोग हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाइए।
आगे लिखा है भारत में सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न योजनाएं बताइए। कौन कौन सी योजनाएं चलती है? तो बहुत सारे योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के लिए, बहुत सारे कानून बनाए गए सामाजिक सुरक्षा के लिए, जो आपके पास दिया हुआ है। ये सारे कानून आप आराम से पढ़ सकते हैं, कौन कौन से कानून बनाए गए। सारे कानून दिए हुए कि क्या क्या, अच्छा कौन से कानून में कब उनको कवरेज मिलेगा वो भी बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पैसा मिलना है तो बोलता है श्रमिक को चोट लगनी चाहिए या दुर्घटना होनी चाहिए या काम करने के दौरान होनी चाहिए, अगर तभी आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी। पता चला काम करने के दौरान नहीं, घर में जाके पैर हाथ तोड़ लिए तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो ये सुविधाएं कब कब मिल सकती है उसके बारे में पूरा दिया हुआ है, कहाँ पे कवरेज होगा, कितना फंडिंग होगा, ये सारा डिटेल्स आपको इसमें मिलेगा A to Z। ये हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके थे सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, उसमें भी आपको पूरा का पूरा डिटेल मिला हुआ था सोशल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या जाएगा। जैसे हम लोग बोलता है भविष्य निधि, किसको आप प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी दीजिएगा, तो ये सारा प्रोविडेंट फंड से फैसिलिटी है, ये मैटरनिटी बेनिफिट का फैसिलिटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में दिए गए प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से प्रोविजंस है? तो ये हम लोग भी पहले डिस्कस कर चुके थे कि क्या क्या है। तो कारखाना अधिनियम 1943 के अंदर श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान है। पहला कि सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। दूसरा, मल और उत्सर्गों का निस्तारण होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ फेसेस एंड एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद हवादान होना चाहिए, जहाँ बढ़िया सा एयर, जिसको बोलते हैं हम लोग एयर क्रॉसिंग होना चाहिए, और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा आप अपना फैक्ट्री बनाइए, इंडस्ट्री बनाइए। धूल और धुआं से फ्री होना चाहिए। कृत्रिम नमीकरण होना चाहिए। अति संकुलता और बहुत अधिक भीड़ नहीं होना चाहिए। प्रकाशिंग बढ़िया से होना चाहिए, लाइटिंग जिसको बोलते हैं। पीने का पानी होना चाहिए। लेट्रिन्स और यूरिनल्स भी ठीक होना चाहिए, और थूक दान भी होने चाहिए। ये सारी अगर साफ़ सफाई का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी इंडस्ट्री अच्छी बनेगी और वर्कर्स को इंडस्ट्री में काम करने में अच्छा लगेगा। और ऐसे में आप अपने इंडस्ट्री को और बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्कर को स्वस्थ रखने के लिए ये सारे कार्यक्रम करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास डिटेल्स में दिया, हवादान कैसा होना चाहिए, क्यों ज़रूरत है हवादान का, क्यों ज़रूरत है, धूल और धुआं से फ्री होना चाहिए, गंदगी से मुक्त होना चाहिए आपका। ये सारा पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहीं भी याद रखिएगा, ऐसे जगह पे आप वर्कर को काम करने के लिए नहीं लगा सकते जहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ होने से सांस लेने में दिक्कत होगा। प्रकाश उसको प्रॉपर मिलना चाहिए, लाइटिंग का दिक्कत नहीं होना चाहिए, पीने के पानी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं आपको अपने वर्कर को देनी होगी, तभी वर्कर अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। और लास्ट है जॉब एनालिसिस क्या है। अगर आप देखें तो ये पिछले क्लास में भी आपको मिल जाएगा जॉब एनालिसिस क्या है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है, जॉब एनालिसिस के अंदर दो चीज़ आता है। एक आता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के बारे में पूरी जानकारी लेना। एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, किसी एक पार्टिकुलर काम से संबंधित किसी काम को जानना। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है कि जिस विवरण से कार्य की प्रकृति, कर्तव्य और दायित्व, कार्य की परिस्थितियाँ, कार्य निष्पादन में उपयोग होने वाले उपकरणों इत्यादि की जानकारी मिलती है, उसको जॉब कार्य विवरण कहा जाता है। और जब कार्य की प्रकृति इत्यादि को निर्धारित कर लिया जाता है तो अगला कदम निर्धारित करना होता है कि कार्य को करने के लिए योग्य व्यक्ति में किस प्रकार की योग्यता और विशेषता होनी जरूरी है, उसको बोलते हैं कार्य विशिष्टता। फिर से समझिएगा, कार्य कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होगा, कौन करेगा, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ जॉब एनालिसिस में डिसाइड करते हैं। जब जॉब एनालिसिस डिसाइड हो जाता है फिर देखते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए कौन होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो फिक्स करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, कार्य विशिष्टता। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि किसी एक पार्टिकुलर काम को करने के लिए क्या क्या क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, कौन कौन सी गुण एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं फीचर्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये हम लोगों को देखना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए ये हम लोगों को देखना। और ये हम लोगों का यूनिट जो मॉडल सेट 3 है उसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से कीजिए और अच्छे से एग्जामिनेशन लिखिए।